बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभिनि खां पहिरियों त कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो। मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबा अली ऐं जी अॼु अहिड़ी ॻाल्हि आहे त ख़वातीन सां रिलेटेड ॻाल्हि आहे ऐं ॾाढी ज़रूरी बि ॻाल्हि आहे, छो जो असां जॾहिं काॾे वञिणो हूंदो आहे, कुझु अहिड़ो इम्पॉर्टेंट इवेंट हूंदो आहे त असांजा कुझु महिमान अची वेंदा आहिनि जेके असांजे फेस ते निकिरंदा आहिनि ऐं उहे ॾाढा ज़हर लॻंदा आहिनि, ॾाढा बुरा लॻंदा आहिनि असांखे ॾिसण में, पर जॾहिं असां उन्हनि खे फील कंदा आहियूं ॾाढा गंदा लॻंदा आहिनि। उहे आहिनि पिंपल्स, जेके असांजा बिन बुलाए महिमान हूंदा आहिनि। इहे उहे महिमान आहिनि जेके असांखे बिल्कुलु न आहिनि वणंदा। सो इहे वरी जॾहिं असांजे फेस ते निकिरंदा आहिनि, असां स्पेशली कोई ईद हुजे, कोई इवेंट हुजे, काॾे अचिणो वञिणो हुजे ऐं उन जूं घणियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि। शायदि असांखे जेको सीज़न चेंज थींदो आहे उनजे करे बि थींदा आहिनि, हॉर्मोनल इशूज़ थींदा आहिनि उनजे करे बि थींदा आहिनि। ऐं वरी अगरि कंहिंजो अहिड़ो कमु हुजे, जेके वर्किंग वुमेन हुजनि, डेली बेसिस ते जेके आहिनि उहे काॾे ईंदियूं वेंदियूं हुजनि त पोइ उन्हनि खे बि निकिरंदा आहिनि। इहे महिमान जेके ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि ईंदा आहिनि। सो इहे जेके पिंपल्स हूंदा आहिनि ऐं स्किन जे जेके इशूज़ हूंदा आहिनि, इहे हिकु त वेरियस इशूज़ आहिनि। सिर्फ़ु पिंपल्स न आहिनि, पर ॿियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि, पिगमेंटेशन आहे, कॾहिं वरी अहिड़ियूं शयूं छायूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं घणियूं शयूं थींदियूं आहिनि जेके ख़वातीन जा इलाही इशूज़ हूंदा आहिनि स्किन सां रिलेटेड। ऐं समटाइम्स वरी न सिर्फ़ु फेस ते पर बॉडी पार्ट्स ते बि किथे बि त अहिड़ो कुझु ब्लैकनेस या अहिड़ी कुझु शइ थी वेंदी आहे। सो इन्हनि सभिनि शयुनि खे असां अॼु डिस्कस कंदासीं। ज़बरदस्त को जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और जैसे बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं और वहाँ बहुत मट्टी, डस्ट और पसीना वगैरह आता है उनको। अच्छा, डस्ट की वजह जी, से? डस्ट की वजह से जो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, सूरज की वजह से, जो हीट की वजह से। तो पहली बात तो हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए केयर के हिसाब से, क्योंकि जब आप जा रही हैं यूनिवर्सिटी तो उन बच्चियों को सन ब्लॉक अच्छी तरह से लगा के जाना चाहिए। अच्छा, और ऐसा भी होता है, मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि सन ब्लॉक लगाओ तो भी एक्ने होती है, पिंपल्स होते हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी ये कि हमारी स्किन जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स होते हैं। सन ब्लॉक की वजह से और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। सन ब्लॉक में भी टाइप्स हैं। आप जिनकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए सन ब्लॉक जेल फॉर्म में आता है, तो जिनकी नॉर्मल स्किन है तो वो नॉर्मल सन ब्लॉक लगाएं। स्किन के मतलब हिसाब से आप अपना सन ब्लॉक चूज़ कर सकती हैं, और फेस वॉश भी। और मैं ज़्यादातर ये बोलूँगी कि हमारी जो देसी चीज़ें हैं, जिसमें हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, मेट कहते हैं, देसी उसको, हाँ, देसी टोटके, उसको आप गुलाब के पानी में डिप करके उसको भिगो दें। जब वो उसकी पेस्ट बन जाए और वो अपने पिंपल्स पे अच्छी तरह से ना लेप कर दें उसका, और उसको आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा छोड़ दें उसको। अच्छा, एक तो रोज़ वाटर का भी मैंने बहुत सुना है। रोज़ वाटर एक तो आप घर पे भी बना सकते हैं, और जो बाहर मार्केट्स में अवेलेबल होता है वो भी बड़ा अच्छा है। वो भी अच्छा होता है। एज अ टोनर आप यूज़ कर लें या स्प्रे कर लें उसका, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो उसके अलावा भी जैसे हमारी एक्ने क्यों होती है वो तो पता है कि धूप की वजह से, ओपन पोर्स की वजह से, उसमें डस्ट चली जाती है, पोर्स फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर उसमें से वो बनते हैं, क्या कहते हैं, जर्म्स बनते हैं, फिर वो
एंटी मतलब वो सेप्टिक हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती अच्छा, है। एक तो हमारे पास ये एडवांटेज भी है कि अब हम लोग मास्क पहन सकते हैं कोविड के बाद। ये मास्क का भी बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में कि हम लोग कहीं बाहर जाएं मास्क पहन लें तो उससे भी काफ़ी स्किन प्रोटेक्ट रहती काफ़ी है। फ़र्क पड़ता है उससे। मास्क पहनने से काफ़ी लोगों के रंग फेयर हो गए थे, ग्लासेस लगाए, क्योंकि मैं मास्क यही पहन करती लिया। हूँ, यही मेरा टोटका है। मैं मास्क बिल्कुल, पहन ये तो लेती हूँ। सेफ है, बहुत ज़्यादा है ना? अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर सनब्लॉक ना भी लगाए और मास्क पहन ले तो ये भी सेफ है। मास्क पहन लें और ग्लासेस लगाएं। ग्लासेस आपके यहाँ तक होने चाहिए कि यहाँ पे रिंकल्स पड़ती हैं, जब आप धूप में आंखें छोटी हो जाती हैं, हमारी खुलती नहीं है, तो फिर ये लाइंस आ जाती हैं, फाइन लाइंस, तो वो आप ग्लासेस लगाएंगे ना डार्क, तो फिर आपकी ये चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करती हूँ। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह आप ब्यूटिशियन भी हैं और ब्यूटी इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आप ज़रा आपकी जर्नी पे भी बात करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रोग्राम में नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ी सी लेकिन बता आप बता सकती हूँ। सकती हैं क्योंकि काफ़ी थोड़ा बहुत बता सकती जो हूँ। हमारी ख़वातीन हैं वो आपसे इंस्पायर होके और सीख सकती हैं कि जी, हमने जी। वो उस चीज़ को स्टार्ट करने में ना एक मोटिवेशन मिलती है। आप किसी को सुनते हैं, किसी को देखते बिल्कुल, हैं। मैं करी उनके लिए रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी रोल मॉडल बने जो लेडीज़, ताकि अगला भी उसको देख के वैसे ही अच्छे कामों में ज़्यादातर, और अपनी लुक और स्टाइल और मेकओवर में। तो मैंने सोचा था कि बचपन से मुझे शौक़ था कि बच्चियों के मेकअप करती थी, सहेलियों के पड़ोस में जाती थी, वहाँ उनके मेकअप करती थी। और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हो गई तो फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई यूरोप। वहाँ मैंने यूके से ब्यूटिशियन की क्लासेस ली, और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हमारे जो, मैं नाम नहीं लूँगी, जो हमारी ब्यूटिशियन है पाकिस्तान की, कुछ सबके नहीं कह सकती, तो उन्होंने सही गाइड नहीं किया मुझे मेकअप सिखाने में। सही है, आपने यहाँ पे भी सीखा। मैंने यहाँ पे भी किया, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आई और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती थी। जब मैं यूके गई, वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट से क्लासेस ली, और मेरी जो टीचर थी वो ईथरो में रहती थी। हम लोग सेंट्रल लंदन से जाते थे वहाँ। अच्छा। इतना ट्रेन में। सही है। तो वो एक शौक़ था कि ये चीज़ सीखनी है। सीख के मैंने आगे बढ़ानी है, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं करती थी, और फिर मैं इस तरह से सीखा। और फिर मैंने बच्चियों को क्लासेस दी ताकि सही समझाऊं उनको। जो मुझे गलत गाइड किया गया, मैं इनको सही गाइड करके उनको उनके पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, ताकि वो कुछ अर्न कर सकें। हम उन गलतियों पे भी बात करेंगे कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिखाते वक्त नहीं सिखा रहे हैं। क्या ऐसी वजूहत हैं कि वो बच्चों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं? ये पता है, मुझे तो समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपनी टेक्निक्स जो भी मैं अपनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्यूटिशियन के पास होती टेक्निक्स हैं, वो अपनी टेक्निक से हर चीज़ कर लेती हैं, लेकिन वो अपनी टेक्निक्स नहीं बताती हैं अपने स्टूडेंट्स को। अपनी असल जो स्किल्स है ना वो स्टूडेंट्स तक नहीं बताती। तो ये मैंने, जेलसी भी है जी, ताकि वो मुझसे आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ यही है ना लेडीज़ में कि कोई मुझसे आगे ना बढ़े और मैं आगे रहूं, कोई मुझे मतलब खींचे। तो इस तरह की बातें तो यहाँ हैं, लेकिन मैंने जो सीखा वो मैंने वो ही सिखाया बच्चियों को। और बाकायदा खड़े होकर उनका हाथ पकड़ के, जो बिल्कुल भी बेचारियाँ नहीं कर सकती थी, उनको भी मैंने कहा नहीं आप कर सकती हो। माशाल्लाह वो इतनी अच्छा मेकअप कर रही हैं, और जब मैं फ्री क्लासेस देती हूँ तो वो मेरे पास आती हैं और मेरे साथ हेल्प करती हैं, और मैंने काफ़ी उनको मतलब ट्रेन कर लिया। शुक्र। अच्छा, अभी आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो क्या देख रही हैं, क्या चेंजेस हैं वो तब जब आपने सीखा था और अब जब आप खुद काम कर रही हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, क्योंकि मेकअप और ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ। क्योंकि आप वही वाला मेकअप हर वक्त नहीं कर सकते। जो पुराना मेकअप है और न्यू मेकअप है, डिफरेंस है दोनों में। पहले दूसरे तरीके के आईज बनाई जाती थी, बहुत डार्क और रेड, ग्रीन, ब्लू, सारे चेंज हाँ होते वो अब चेंज हो गए। रहते हैं। अब सिर्फ नो मेकअप टाइप का जो चल रहा है कि नेचुरल मेकअप, जिसमें आप अच्छे लगें और ज़्यादा बेस नहीं लग रही है आजकल। क्योंकि ज़्यादा बेस लगाती थी, पहले एक बेस लगाई, दूसरी लगाई, 3-4 बिल्कुल कोट बना देते थे, केकी मेकअप। अब वो नहीं है। अब तो ये होता है कि आपकी स्किन बेशक अंदर से नज़र आए, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है हमें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है राबिया साहिबा कि अब हम लोग बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ चले गए हैं, बड़ा नेचुरल रहने लगे हैं। बहुत जैसे हम लोग अगर 20 साल 15 साल पहले देखें तो लोग जो है बहुत ज़्यादा डाई बालों पे, स्किन पे बहुत ज़्यादा मेकअप ये होता था।
लेकिन अब जो टीनेजर्स को मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें, बहुत नेचुरल रहना। अगर बाल किसी के ब्लैक हैं तो वो ब्लैक ही छोड़े हुए हैं उन्होंने, और कोई ज़्यादा मतलब बनावटी नहीं है कुछ भी, ऐसा है। ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मैं चाहती थी कि ऐसा ही हो, क्योंकि मेकअप ने आर्टिफिशियल कर दिया था सबको। वो शक्लें ही चेंज हो वो जाती शक्लें वो नहीं होती थी जो हमारी पहले होती थी, बिल्कुल टोटल डिफरेंट। लेकिन अब नेचुरल चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जैसी आपकी शक्ल है वैसी है, लेकिन ग्लो आना चाहिए। आइज़ अच्छी बनानी चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करें आपको। और लाइट अच्छा, मेकअप ग्लो के लिए राबिया साहिबा हम लोग क्या करें? वो जो कोरियन स्किन हमें चाहिए होती है, और हम सब लोग इसी दौड़ में लग गए हैं कि हमें बड़ी क्लियर स्किन चाहिए, ग्लो होना चाहिए, नेचुरल, मेकअप करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए क्या करें, क्या रूटीन होनी चाहिए स्किन के? उसके लिए तो यही बता रही हूँ कि हमारी जो पुराने ज़माने से हमारी नानियाँ, दादियाँ और हमारी अम्माएँ करती थी, जब हम छोटे होते थे तो उनको देखते थे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुल्तानी मिट्टी, वो मुल्तानी मिट्टी के अलावा आप चाहती हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, तो आप जो दूध होता है, मिल्क दूध कहते हैं जिसको, वो आप बेसन में डालें, 1 चम्मच बेसन का 2 चम्मच दूध डालें, उसकी पेस्ट बनाएं, और उसमें आप हल्दी डालें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी हल्दी डाल दें, और उसको अपनी स्किन पे मसाज करें, उसका सर्कुलर मसाज करते रहें, और अच्छी तरह से करते रहें, 5 मिनट तक करें। और उसके बाद आप ठंडे पानी से मुंह धो लें। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। और जो दूध होता है वो आपकी स्किन के पोर्स में से डस्ट, मिट्टी, और एंटी एजिंग भी है, और वो सारी डस्ट निकालता है। और हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, वो आपके दानों को, आपकी स्किन को जो वो होती है, क्या कहते हैं, स्कार्स को भी ख़त्म करती है, लेकिन वो जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको भी ठीक करती है हल्दी। ठीक है। तो दूध, हल्दी और बेसन की पेस्ट बनाएं अपने हिसाब से, जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, थोड़ा सा पतला रखें उसको, ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि चावल जो होते हैं, राइस, उनका पानी, उनको पका के, धो के अच्छी तरह से पका के, उनका जो पानी निकलता है ना, वो अपनी स्किन पे लगाएं। अच्छा, चावल जब पका रहे होते हैं हम लोग, तो वो वाला पानी, या वो जब वाला चावल पानी धो रहे होते हैं वो वाला पानी? चावलों को धो के वो पानी जो आप जिसमें आप भिगो के रखते हैं ना, साफ पानी करके रखें, उसको थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो सफ़ेद सफ़ेद उसका स्टार्च निकलता है। अच्छा, वो आप रख लें, उसको कॉटन से अपने चेहरे पे पूरे पे लगाएं। आप देखें ग्लो, जो ये चाइनीज़ और ये कौन है अपने फिलिपाइनियन, और ये जो है इनकी स्किन कितनी ग्लो करती है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैं सारी चीज़ें करती हूँ अपने घर में। ये आप करती हैं? मैं करती हूँ। चले, मैं आपसे ब्रेक में और भी चीज़ें पूछूंगी कि आप ऐसा क्या क्या करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, खाने से ही बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो आप खाते हैं वो आपकी शक्ल पे नजर आता है। बिल्कुल ऐसा है। मैं पूछूंगी आप क्या खाती हैं, और सारे आपके राज आज जानेंगे। लेकिन हमारे साथ जी अभी शेफ़ मौजूद है, और देखते हैं कि वो क्या बना के लाए हैं। मोहम्मद फैज़ान हमारे साथ मौजूद है, मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, क्या बनाया है आज आपने? मैम ये डिश चिकन एग विद स्मोक है नाम। सही है। इसकी रेसिपी बताएं हमें, ताकि नाजरीन भी बना सकें। इसकी रेसिपी बेसिकली करना क्या है, आपने पहले चिकन लेने नहीं है, बोनलेस या हड्डी वाली। आपने उसको पानी में भिगोना है, उसके अंदर 1-2 चम्मच विनेगर डालना है एंड सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है। इससे चिकन की जो भी गंदगी होती है वो सब निकल जाएगी, और फिर इसको छान लेना है। फिर दूसरी साइड पे प्याज लेनी है, उसको ब्लांच कर लेना है। ब्लांच करने के बाद उसको उसी के थोड़े से वाटर डाल के, वही हॉट वाटर, उसके साथ ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। और प्याज के साथ 3-4 हरी मिर्च जाएंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ग्रीन कर देगी उसको, हमें वाइट रखनी है। वो ग्राइंड हो जाए, उसके बाद हमने पैन ले लिया, पैन के अंदर ऑयल हीट होने दिया। ऑयल हीट हो जाने के बाद हमने प्याज ऐड कर दी उसमें। प्याज को हमने कुक करा, जब वो अच्छे से कुक हो गई, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने अपनी चिकन ऐड करी उसमें। और फिर साथ ही हम शामिल करेंगे उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा 1 चम्मच, उसको भूनेंगे। वो भूनने के बाद जब चिकन का कलर आ जाएगा, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर हम ऐड करेंगे फिर ज़ीरा, छोटी इलायची और क्या नाम है, काली मिर्च। इसको थोड़ा सा हम ग्राइंड पाउडर करके और छोटी इलायची के छिलके हटा के इसे डालेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर डलता है कुटा हुआ धनिया और वो ज़ीरा डलेगा, ये रेडी हो जाएगी। लास्ट के अंदर जब इसमें दम लगाने की बारी आएगी, उसके ऊपर डखनी मिर्च आती है ना, वाइट पेपर, वो इसके ऊपर ऐड होंगी। और कोयला हमने पहले से हीट करने के लिए रखना होता है, कोयले का धुआं लगता है,
दम लगाने के बाद फिर ये रेडी हो जाती है। फिर इसकी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें एग होता है, अनियन होती है एंड ग्रीन चिली। सही है, और इसके अंदर बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती हैं इसके साथ, इसलिए ग्रीन चिली सर्व की जाती है। सही है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। इसका नाम फिर से बताइएगा हमें। चिकन एग विद स्मोक। चिकन एग विद स्मोक। Yes. अच्छा, क्या आपको कुकिंग का बड़ा शौक है? आपने Yes. कहीं सीखा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इतनी जो डिफ़िकल्ट रेसिपी जो बच्चों के ज़्यादातर पल्ले भी नहीं पड़ती और वो आपने बनाई है और उसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है। मैम मैं शुरू से इसी फील्ड में हूँ। मेरे फादर एज अ शेफ़ हैं, सही है। तो मैंने उनसे सीखा है। मुझे बचपन से ही शौक था। फिर अभी हाल ही में शेफ़ कोर्स भी कंप्लीट करा है मैंने, 4 मंथ प्रोफेशनल। सही है। तो क्या क्या बनाते हैं और क्या सबसे अच्छा बनाते हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, सारे घर वालों को वही पसंद आती है। मतलब देसी खाने बनाते हैं बहुत अच्छे? जी, देसी भी, इंटरनेशनल भी, चाइनीज़ भी। सही है जी, ज़बरदस्त। और बच्चे भी जो है काफ़ी यंग, माशाल्लाह आप काफ़ी यंग हैं और काफ़ी यंग बच्चे भी हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी शौक़ है तो मेरे ख्याल से आपके बड़ों को, आपके पेरेंट्स को ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान, बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई। उम्मीद है कि नाजरीन जी ये बनाएंगे। राबिया साहिबा असां सां गॾु मौजूद आहे ऐं उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। जी, आप क्या खाती हैं? माशाल्लाह, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप हेल्दी फूड खाते हैं तो वो आपकी स्किन पे नज़र आता है। जी तो क्या बिल्कुल सही आपकी कह रूटीन है? क्योंकि हेल्दी फूड जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए। कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं और इसके अलावा आप फ्रूट खाएं। फ्रूट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे। ठीक है। और जो मौसमी फ्रूट होते हैं जो अल्लाह ताला ने हर मौसम में पैदा किए हैं, हमें वो लेने चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि आप दूध पीती हैं, अगर आपको सूट करता है, अगर आपका कोई मसला नहीं है तो आप दूध पी सकती हैं, उससे भी स्किन बड़ी अच्छी होती है। और उसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट खाती हूँ। मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट ही खाते हैं हम लोग, उठते बैठते थोड़े बहुत लेके ठीक है, डेली। मतलब वो डेली रूटीन में डेली आपके डेली है। रूटीन में। हाँ। अच्छा, एक तो कहते हैं ना कि ड्राई फ्रूट का भी एक टाइम होना चाहिए कि अगर आप निहार मुँह खा रहे हैं और उनको सोक हुए हुए हैं, भिगोए हुए हैं, तो आप खाएं और वो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुछ है? मैंने या फिर ये तो सिर्फ myths हैं हमारे? मैंने तो 1-2 दफ़ा भिगो के खाए थे, क्योंकि भिगो के रखना, फिर वो मुझे इंतज़ार रहता था कब मैं इसको खाऊंगी। तो मैं जाके जार से निकाल के खा लेती थी, और भिगोए हुए जो रखे हुए होते थे वो मैं सुबह खा लेती थी। तो मुझसे वेट नहीं होता था कि मैं ड्राई फ्रूट देखूं और फिर मैं ना खाऊं। तो मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी मतलब चीज़ें, विटामिन वगैरह, सारे टेस्ट वगैरह सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। और स्किन भी अच्छी होती है इससे। हाँ, स्किन बहुत अच्छी होती है। वही ना बात है कि हम लोग जो खाते हैं, अगर हम लोग अपने खानों में ऑयल बहुत अनहेल्दी है एक तो, और बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन पे आएगा, एक्ने ऑब्वियसली वो होगी। और एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड की तरफ हैं, जी ये बहुत नुकसानदेह है। जंक फूड नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अवॉइड करें। आपको अगर अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए और अगर आपको हेल्दी रहना है तो जंक फूड बिल्कुल खत्म छोड़ कर दें अपनी दें। ज़िंदगी और से। स्पेशली यंग जनरेशन ज़्यादा खा रही है। हाँ। जो जवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो ज़्यादा खा रही हैं, तो उनके देखें हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हैं और वो फैटी भी बहुत है। और बच्चे और ज़्यादा हेल्दी है वो जी। तो इनको थोड़ा सा केयर करना चाहिए कि जंक फूड से दूर रहें और ऑर्गेनिक और सही चीज़ें खाएं। अच्छा, स्किन के लिए एक और भी है कि आप टमाटर जो है ना, हमारे यहाँ टमाटो कहते हैं, टमाटर अपनी स्किन पे रब करेंगे ना तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और स्कार्स भी चले जाते हैं। मतलब कंटिन्यू, मतलब डेली लगाएं। आपने एक दिन लगाया, दूसरे दिन खाली स्किन या फिर पूरा टमाटर? आप टमाटर को काट के एक स्लाइस, सही, एक स्लाइस लेके ना, जैसे हम किचन में खड़े रहते हैं, पका रहे हैं और टमाटर काटा, सालन में डाला, एक पीस उठाया और अपने चेहरे पे लगाया, हाथों पे लगाया। तो उससे मैंने 1 हफ्ता किया था, तो मेरी जो डार्क स्किन थी, स्कार से लाइट हो गए थे। अच्छा। और हाँ, ये बड़ा इशू टमाटर से होता है, का डार्क स्किन हो डार्क जाती है। स्किन होती है। अक्सर हमारे हाथों की या फिर गर्दन पे ऐसे डार्क आई साइड की जो यहाँ डार्क सर्कल आ जाते हैं, वो तो भी ये सही हो बड़ा गए इशू। और ये बड़ा अच्छा टोटका, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं हमारे जो घर में आसान अवेलेबल है। होती हैं। आप फ्रिज खोलें, आपके सामने टमाटर होगा, बिल्कुल। तो वो आप काट के एक स्लाइस जो है अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं आप। टमाटर भी अच्छा है आपके लिए। हाँ, खा लें और लगा लें तो अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं। राबिया साहिबा सां असांजी कचहरी जारी हूंदी। नंढे ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रही आहे इन सेगमेंट में एक्टर आहे सिंगर आहे ऐं होस्टिंग भी कई आहे उन्हनि ईमान राशिद कैसी हैं आप ठीक है ठीक आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा माशाल्लाह आप इतनी यंग हैं और बड़ी एनर्जी भी है तो ये जो एक्टिंग और ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें आप कर रही हैं होस्टिंग भी माशाल्लाह कर रही हैं सिंगिंग भी कर रही हैं एक्टिंग तो कैसे मैनेज करती हैं बहुत क्योंकि आपने जाहिर सी बात है स्टडीज़ भी करनी होंगी मुश्किल तो होता है लेकिन ये होता है जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना तो मैं गैप ले लेती हूँ थोड़ा सा लेकिन इतना शौक है मुझे इतना इन सब चीज़ों का शौक है ख़ास तौर पे एक्टिंग तो मुझे बहुत अच्छे से आती है बहुत शौक है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एग्जाम्स के दौरान तो ऐसा होता है फिर मैं एक्टिंग इन सब से गैप ले लेती हूँ एग्जाम्स के दौरान अच्छा गैप लेने के बाद थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि अब और मेहनत करनी है कि कितना गैप लेती हैं जैसे लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले होते हैं उनसे 1-1.5 हफ्ता पहले गैप लेना होता है मुझे जाहिर सी बात है तैयारी करनी होती है वरना फिर कैसे एंड टाइम पे तैयारी करती हैं नहीं एंड टाइम पे नहीं चलता रहता है लेकिन ये होता है फिर जैसे ही ख़त्म होते हैं ना फिर अब मैं बोलती हूँ यार फिर सब जल्दी से वापस से आ जाए ईमान वापस से हो जाए तो बस यही सब सही है जी अच्छा ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे राबिया साहिबा कि नीम के जो दरख्त होते हैं वो भी बड़े हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और उनको किस तरीके से स्किन और हेयर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है ये भी बताएं हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत होते हैं और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाते हैं क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है तो ये नीम के पत्ते बड़े कारआमद हैं अगर आप इनको अपनी किचन के कैबिनेट में भी डाल दें ना तो जो कॉकरोच वगैरह होते हैं या जो हमारे अनाज में या चावलों में या उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके अंदर डाल दें तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं क्योंकि मुझे बड़ी शिकायत थी इस चीज़ की चावल में और आटे में भी डाल सकते हैं दालों में भी डाल सकते हैं मैं तो पूरे कैबिनेट खोल के इसके अंदर पत्तियाँ डंडियों समेत ही डाल देती हूँ पत्ते नहीं तोड़ती ज़बरदस्त तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा कि वो कीड़े नज़र नहीं आए मुझे चीज़ें ख़राब होने से बच गई और उसके अलावा भी ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हमारे बाल जो गिरते हैं और डैंड्रफ होता है हमारे बालों में तो इसका पानी बॉयल करके ना नीम के पत्तों को पहले साफ़ करें धो के अच्छी तरह से मट्टी वट्टी निकाल के उसकी सही है अच्छे से साफ़ पानी में उनको बॉयल करें वो पानी ठंडा हो जाए उससे आप नहा सकते हैं बालों के लिए भी है हमारी सेहत के लिए भी सही है और ये जैसे हमारे मुंह पे दाने भी आ जाते हैं कभी तो इनका पानी स्प्रे से अपने चेहरे पे लगाएं और उसके अलावा भी इसके पत्ते पीस के ना इसका पाउडर भी आता है आप सुखा के पाउडर बना लें या बाज़ार से ख़रीद लें वो पाउडर पानी में बनाएं मिनरल पानी में टेप वाटर में नहीं मिनरल जो पानी आता है ना साफ़ सुथरा उसमें बनाएं या फिर गुलाब के पानी में बनाएं हल्के गुलाब में वो अपने चेहरे पे लगा लें दाने भी ख़त्म हो जाते हैं इससे बहुत हद तक शीलिंग हो जाते हैं अच्छा हम लोग ना ये सारी चीज़ें कभी जैसे नीम का पत्ता किसी चीज़ पे बना हुआ है किसी ट्यूब पे और जैसे ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं राइस के आपने टोटके बताया ये सारी चीज़ें वो उन प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं तो हम उनकी तरफ बहुत भागते हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें घर पे क्यों ना ये नेचुरल बना लें और उनको जो है अपने फेस पे अपने हेयर्स पे इस्तेमाल करिए बड़ा अच्छा है और डायरेक्ट आपको जो है उसका फिर फ़ायदा पहुंच रहा है ना आप खा भी लें और आप उनको यूज़ भी कर लें अच्छा ईमान मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप कैसे ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का हेयर्स का क्या कॉन्शियस हैं या बस छोड़ा हुआ है कि बस सही है कॉन्शियस बहुत हूँ खास तौर पे अपने हेयर के लिए बहुत हूँ ये है कि ज़्यादा मेरे हेयर पे जो मेहनत है ना मेरी मामा की है अच्छा। भाई ऐसा होता है मामा क्या मेहनत करती हैं पकड़ के ऑयल लगा देती हैं हफ्ता इतवार मम्मा बोलती है सैटरडे और संडे जो वीकेंड होता है ना उसमें कहीं जाना नहीं होता है उसमें ज़्यादा शूट्स भी नहीं होती हैं तो मामा बोलती हैं चलो अब एक काम करें सैटरडे की नाइट को लगाएं फिर तेल चूटी बनाती हैं और फिर उसके बाद संडे को नहाती हैं ये रोज़ करती हैं इसके अलावा एलोवेरा ऑयल वगैरह जो होते हैं वो भी करती हूँ स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज़ करती हूँ तो ऐसे करती हूँ लेकिन हेयर का बहुत है हेयर मतलब एलोवेरा भी बड़ा अच्छा है एलोवेरा को किस तरीके से यूज़ करती हैं आप एलोवेरा का हेयर ऑयल बाहर से ही आता है तो वो मतलब घर वगैरह में नहीं बनाती अच्छा सही है ठीक है अच्छा ये एलोवेरा जेल भी जो है हमारे यहाँ अगर आपके घर में है एलोवेरा तो आप वो काट के अपनी स्किन पे लगा सकते हैं और वो हेयर्स के लिए भी कहते हैं बड़ा फ़ायदेमंद है जी क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी गमले हैं एलोवेरा के मैं तो बड़े प्लांट्स को बना के सजा के रखती हूँ एक पत्ता काटती हूँ फिर उसमें ऑयल में जो हम ऑयल बनाती हूँ ना घर में अपना मेरी बेटी के हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने एलोवेरा और सूप मेथी दाना और कलौंजी और इस नीम के पत्ते बॉयल करके ऑयल में डाल के उसको बॉयल करके
उसको छान के और रख लिया था, क्योंकि उसके बाल बहुत गिरते हैं। जब से उसने वो लगाना शुरू किया अब उसके बाल नहीं गिरते। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम सुस्त हैं। हम क्या कहते हैं, बनी बनाई चीज़ ले लें, कौन इतना टाइम निकाले, काटे कूटे फिर लगाए। तो सुस्ती की वजह से हमारे ये हालात हैं। वैसे तो हम कर सकते तभी मैंने ईमान से भी पूछा कि आप एलोवेरा जेल कोई बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं? मैंने कभी ट्राई नहीं किया जिंदगी हैं। में। बनी बनाई होता है लेती हैं। बनी बनाई चीज़ में हम पत्ता देख लेते हैं, बना हुआ है, एलोवेरा बना हुआ है, हम ट्रस्ट कर हम लेते लोग हैं। वो ले और हमें लेते नहीं हैं। पता कि उन्होंने उसमें क्या है या किया नहीं है, ये या तो हमें नहीं नहीं है। पता ना। हैंडमेड एक अलग ही हुनर भी होता है, एक भाई हैंडमेड हर किसी को बनाना भी नहीं आता। लेकिन मैंने अक्सर जो किया है मतलब बाहर से ही बाय किया है, घर में मुझे बनाना ही नहीं आता। सही है जी। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप एक तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर, तो ठीक है, आप अच्छे प्रोडक्ट्स लें, अच्छी प्रोडक्ट्स की जी, तरफ जाएं। बिल्कुल। लेकिन नेचुरल चीज़ की फिर बात अलग होती है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही ना, टाइम आपको टाइम नहीं देते दरकार हैं, होना बिल्कुल। चाहिए, और उसके बाद जो है आप बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप राबिया साहिबा सोशल वर्क भी करती हैं, जैसे शुरू में ही मैंने नाज़रीन को बताया सोशल वर्कर भी हैं। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये एक बंदी थी जो मेरे पास आई थी, वो बहुत नीडी थी, और वो उसकी बेटी की शादी हो रही थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी बात ये कि वो मतलब कि ब्राइडल मेकअप बहुत एक्सपेंसिव था, और उसको फिर मैंने उसकी हेल्प की जितनी कर सकती थी, और फिर मैंने उसकी हेल्प की। और उसके अलावा उसका जो ब्राइडल मेकअप था वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया उसका। उसके मैंने चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी इनकम नहीं थी, उनके पास कोई भी सही है। देने वाला नहीं था। फिर मैंने ऐसी लड़कियों को जमा करके, क्योंकि मेरे दिल में हुआ कि जैसे कि हम अपना इतना ख्याल करते हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो ये भी एक इंसान है, इनका भी दिल करता होगा कि हम अच्छे से तैयार हों, अच्छे से कपड़े पहने। तो फिर मैंने ये सोचा कि इनके लिए मैं कुछ करूं। तो मैं इनके लिए जैसे कि मैंने फ्री क्लासेस करवाई, और जो मैं क्लासेस करवाती थी जिस हिसाब से, जैसे कि फेशियल की क्लास थी तो फेशियल के मैं इनको पूरा पैक लेके देती थी, ताकि वो, और सर्टिफिकेट भी देती थी ताकि वो किसी सैलून पे काम कर सके, या फिर घरों में जाके अपना, जैसे कि घरों में लोग नहीं जाते सैलून, उनके लिए वो वहाँ जाके उनका काम करें। सही है। तो इस तरह से करती मतलब आपने इस तरीके से लोगों की हेल्प भी की है कि आपने अपना हुनर उनको फ्री लोगों ऑफ में। कॉस्ट सिखाया जी, है जी, ताकि क्योंकि उनको वो काम आया आगे। पता है आपको कितना महंगा है सैलून से कोर्स करना, ऐसे ही है। और इतना महंगा था, और वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। मिडिल क्लास भी थी, काफ़ी गरीब बच्चियाँ भी थी, और गांव गोठों में भी थी। तो मैं वहाँ ट्रैवल करके जाती हूँ उनके लिए स्पेशली। और किसी के पास कहते हैं कि हमें पानी का नलका नहीं है, हैंडपम्प लगवा दें, तो हम लोग हैंडपम्प भी लगवा देते हैं तो उनको। आप इंडिविजुअली ये एक तरीके से जैसे वन मैन आर्मी आप वो रन कर रही हैं? जी जी, मैं खुद से करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कि अल्लाह ताला मदद करता है, अगर आप इरादा करें और अपना दिल से करें और सच्चाई से करें, तो अल्लाह की हेल्प आती है, और कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है, आप जब कुछ सोच लेते हैं ना कि आपके बस दिल में ना वो एहसास, वो इंसानियत वाला जज्बा होना चाहिए, तो अल्लाह आपकी खुद ही मदद करता है, बिल्कुल, आपके ऐसा ही रास्ते है। खुद ही बनते हैं फिर। ऐसा ही है। और ये बड़ा अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम लोग सोचते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर हमें ये करना भी है और हमें एग्जाम्पल भी बनना है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को सिखाना है छोटी एज से ही सोशल वर्क करना है, और उनको सिखाना है कि हमें शेयरिंग करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा बेटा, आपका क्या गोल्स हैं और क्या विज़न है आगे? मैं अभी मैट्रिक में हूँ, तो अभी तो मेरे आगे बहुत लाइफ और सब कुछ पड़ी है, लेकिन इतनी छोटी सी एज में, इतनी छोटी सी उम्र में मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं। पहला तो क्या क्या सोचा नाम है, भाई, क्या अभी तो मैंने डी फार्मेसी करनी है, डॉक्टर बनना है। सही है। एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा, एक्टिंग में, सिंगिंग में, होस्टिंग। इनफैक्ट होस्टिंग ना मैंने अपने स्कूल से स्टार्टिंग ली है। आपको पता है एक बच्चे का कॉन्फिडेंस जो इन्हेंस होता है वो स्कूल से ही होता है। जाहिर सी बात है, वो उसकी फर्स्ट एक स्टेप होता है आगे बढ़ने का, उसका कॉन्फिडेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। तो मुझे स्कूल से सबसे पहले चांस मिला था कि मैंने होस्टिंग की थी, फिर अभी भी मैंने लास्ट की है 14 अगस्त पे। तो ये सब कुछ हुआ था। और सिंगिंग इतना अच्छा, मुझे सिंगिंग भी आती है, मुझे पोइट्री का इतना शौक है, क्या बोलूँ, इंडिविजुअल मतलब मल्टी टैलेंट सब कुछ। और एक्टिंग तो मुझे सैड एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है। नॉर्मल तो अच्छा, मुझे आगे जाके मतलब ज़िंदगी में कोई 10-20 साल पहले बाद में क्या करना है, किस काम को कंटिन्यू करना है? क्योंकि आप डॉक्टर भी बनना चाह रही हैं, एक्टिंग भी करना चाह रही हैं और बहुत कुछ करना चाह रही हैं। डॉक्टर तो बाय सबसे प्रोफेशन। ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है ईमान का?
सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट। और वही कंटिन्यू करना है सारी ज़िंदगी, सारी- उसी में कामयाब होना नहीं, है। एजुकेशन के बगैर तो हर चीज़ अधूरी मेरा तो है। एजुकेशन तो मेरी चलनी ही है, मैंने तो हर बार करनी है। डी फार्मेसी करनी है, डॉक्टरी मैंने अपनी कंप्लीट करनी है, वो मेरा प्रोफेशनल हो जाएगा, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हो जाऊंगी। लेकिन एक्टिंग को नहीं छोड़ना मैंने, एक्टिंग को मैं नहीं एक्टिंग को नहीं छोड़ना। मतलब एक्टिंग का जो है बहुत शौक है। हाँ, ऑल्सो मैं डिबेटर हूँ ना अपने स्कूल में। अच्छा, अभी कोई एक्ट करके दिखाएं, कुछ ऐसा समझे ये आपकी अम्मी है और ये आपको कहीं जाने नहीं दे रही मैं और आपको आपने सेट करके जाना है दिखा दूं? फ्रेंड्स के साथ। सेट करके दिखा दूँ मैं आपको कोई सैड एक्टिंग अभी? हाँ, सेट करके दिखा दें। आप हर बार नताशा और हैरी को पूछती रहती हैं, तुमने कहाँ जाना है, उसने कहाँ जाना है। कोई रोमी से भी पूछता है क्या कि रोमी को क्या चाहिए? आप हर वक्त अपनी 2 बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं। आप बोलती हैं नताशा को वहाँ ले जाओ, हैरी को वहाँ ले जाओ। कभी रोमी के बारे में भी सोचा है क्या आपने कि रोमी को क्या चाहिए? आप हर बार अपने बच्चों को बोलती रहती हैं वहाँ चले, वहाँ चले। आपकी एक और बच्ची है मम्मा, आपने कभी उससे पूछा नहीं कि रोमी तुम्हारा दिल करता है बाहर जाने का, रोमी तुमने यहाँ जाना है, रोमी तुमने वहाँ जाना है? आपने कभी नहीं पूछा। मम्मा सब आप मम्मा ही नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत आला। और सचमुच में तो नहीं रोने लगी। हाँ, आंसू आ रहे हैं। बहुत एक्टिंग में कैसे होते हैं, ईमान अपने कैरेक्टर में चले जाती है, बस एक बोलने की देरी होती है कि नहीं, ईमान ये बन जाओ, फिर ईमान फुल कैरेक्टर में अंदर। अच्छा, रोने धोने के लिए आप क्या करती है? कुछ लगाती हैं या फिर वैसे ही नेचुरल आ जाता है रोना? नेचुरल अचानक रोना आता है। इनफैक्ट अगर मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ी देर और करती ना, मुझे हल्के से आंसू आने आंसू वाले आ थे, तो जाते। मैं बोलती रियल हो जाता बिल्कुल। बस आपने बोलना है ईमान ये, और ईमान फुल कैरेक्टर में। चलो ईमान, अब रो के दिखाओ। इससे मुझे पोइट्री भी याद आई, मैं आपको हाँ, सुनाती बताएं। हूँ, बहुत अच्छी मोटिवेशनल है। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, फिर उनको नहीं परवाह कभी भी गिर जाने की। वाह 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 क्या जी, बात है। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, पोइट्री का शौक है, मतलब पोइट्री बहुत लिखती शौक भी है। हैं? नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। एक बोलते हुए जो होता है ना, वो बहुत मज़ा आता है मुझे। मज़ा आता है वो उस तरीके से, क्योंकि उसमें भी तो आपकी एक्टिंग आ जाती जो आप है ना? रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले के सामने। सही है जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच ईमान, थैंक यू सो मच राबिया साहिबा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी है वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं हिन सेगमेंट में ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि सां थोरो ज़िंदगी जे हवाले सां बि ॻाल्हाइजे, छो जो असां काफ़ी ब्यूटी ते बि ॻाल्हायोसीं ऐं करियर ते ॻाल्हायोसीं, घणो ई कुझु, पर ज़िंदगी में काफ़ी अहिड़ियूं हर्डल्स ईंदियूं आहिनि, काफ़ी अहिड़ा चैलेंजिस ईंदा आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि जॾहिं असां वरी पंहिंजी ज़िंदगी में काफ़ी डीमोटिवेट थी वेंदा आहियूं। ऐं हिकिड़ो हूंदो आहे न त सेल्फ कंट्रोल बि ॾाढो ज़िंदगी में ज़रूरी आहे। असां जॾहिं सेल्फ कंट्रोल असांजे हथनि मां निकिरी वेंदो आहे त असां ॿियनि ते रिलाए करणु शुरू करे छॾींदा आहियूं ऐं उहो इन करे बि थींदो आहे त असां शायदि कंहिं ते ॾाढो डिपेंडेंट थी वेंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे मूड जे हिसाब सां हलंदा आहियूं ऐं असां शायदि उहा इंडिपेंडेंसी पंहिंजे अंदरि, हिकु त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हूंदी आहे, हिकिड़ी इमोशनल इंडिपेंडेंसी बि हूंदी आहे। सो इन इमोशनली असां स्ट्रॉन्ग कीअं थियूं, असां पंहिंजे हिकु त काफ़ी माण्हुनि सां वरी मूड स्विंग्स जा बि इशूज़ हूंदा आहिनि, इहो बि अॼुकल्ह काफ़ी इशू आहे ऐं इहो जीअं असांखे वरी साइकोलॉजिकल इशूज़ ॾे वठी वेंदो आहे। सो इन्हनि तमामु टॉपिक्स ते असां ॻाल्हाईंदासीं। ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मूंसां मौजूदु आहे, एजुकेशनिस्ट आहिनि, लाइफ कोच आहिनि, साइकोलॉजिस्ट आहिनि, लाइब्रेरियन आहिनि, प्रोफेसर कासिम साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है? बहुत शुक्र। वेलकम टू द शो। और जैसे आपने सुना कि
हम लोग जो है इमोशनली कभी कभार बड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे, हमारी मूड हो, हमारा काम हो, हमारी हर चीज़ उन पे डिपेंड हो जाती है और हमारा जो लाइफ का कंट्रोल है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे ना अतराफ़ में ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अतराफ़ की चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हम रास्ते में आ रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी ने गलत ब्रेक लगा दिया, किसी ने गलत कट कर दिया, उससे हमारा मूड आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरी गलती तो नहीं थी, उसकी गलती थी। किसी ने कुछ कह दिया, ऑकवर्ड वर्ड यूज़ कर दिए, आपका मूड ख़राब हो गया। अब इससे हुआ क्या कि जो काम हम करने जा रहे थे या काम करने का सोच रहे थे, उस बात का असर उस बात से लिंक कर गया। अब क्या हो गया, हम अपने टारगेट से हटना शुरू हो गए। क्या कहा जाता है कि जब हमें कोई काम करना है तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन सीधे टारगेट को देखो, सामने वाली वॉल को देखो। सही है। जब हम अपनी सामने वाली वॉल पे फोकस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अतराफ़ की कोई भी हमारे पास वॉइस आए, साउंड आए, किसी ने कुछ कहा है, उसको हमने इग्नोर करना होता है। क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी तवज्जो उस तरफ कर दी, ज़रा सा भी हमारा फोकस उस तरफ हमारा डेविएट हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ से हमारी डायरेक्शन ख़राब होना शुरू हो गई। हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चल रही होती है। लोगों का होता है क्या है कि किसी भी तरीके से सराउंडिंग हमारे पास या तो हमें मोटिवेट कर रही होती है या डीमोटिवेट कर रही होती है। सोसाइटी में ज़्यादातर क्या होता है, 70% लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अच्छा, बाज़ को तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि वो आप सामने वाले को टीज़ कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, इसमें कौन सी बात हो गई। अक्सर औकात क्या होता है, हमने तो उसके भले के लिए ये बात कही थी, लेकिन सामने वाले को उससे क्या हो रहा होता है, वो डीमोटिवेट हो रहा होता है, उस पर अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे होते। तो इससे हम इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें, दो बातें सामने आती हैं। ना अपनी ज़िंदगी या लाइफ को किसी के कंट्रोल में लाने दो, ना ही किसी की लाइफ को खुद से कंट्रोल करो। हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या होता है, अक्सर और बेशतर लोग दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, ऐसा कर लोगे तो इससे ये होगा, ये चीज़। आप यकीनन उनको सजेशंस, मशवरे दें, लेकिन अपनी बात को उन पर जैसे कहना चाहिए फोकस कर देना, थोपना नहीं। क्योंकि अक्सर कहते हैं यही करो। अच्छा, हमारे माशरे में एक और फॉल्ट भी क्या है, सामने वाले की अगर हमने बात कंसीडर नहीं की, मानी नहीं, फ़ौरन सामने वाले का मूड ख़राब होना शुरू हो गया। उसने तो मुझे अहमियत ही नहीं दी, वो मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, उनके तो कान पे जूं नहीं रंगती। भाई सामने वाले को भी मौका दो, सामने वाला कोई बच्चा नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल कोई छोटी उम्र का बच्चा है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे है, हाँ वो बात आपकी नहीं माना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। अब तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हमारे माशाल्लाह से सोसाइटी की तरफ से हद से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हर चीज़ को हमसे बेहतर इनडायरेक्टली वे में समझते हैं। तो अगर हम उनको कहना शुरू कर दें कि ठीक है भाई ये बच्चा हमारी बात नहीं माना, ठीक है, लेकिन अगर कोई मैच्योर पर्सन है, अपनी जॉब कर रहा है, किसी भी फील्ड के लिहाज से कोई डिसीजन ले रहा है, आपके लिहाज से सही नहीं है, आप उसको एक हद तक कहो, फिर रुक जाओ। उसको जो डायरेक्शन मिल रही है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बच्चे को कहो कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट ही बनो। वो शेफ़ बनना चाहता है, उसे शेफ़ बनने दो। वो सिंगर बनना चाहता है, उसे सिंगर बनने दो। आप उसको क्यों कंट्रोल कर रहे होते? अक्सर औकात हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, कोई पर्सन, सबसे ज़्यादा ये इशू, इस पर्सन की शादी नहीं हुई, शादी क्यों नहीं कर रहे भाई? भाई उसकी मर्ज़ी है, वो अपने लिहाज से शादी करेगा या करेगी। नहीं, कोई ना कोई तो वजह होगी। आप क्यों खोज में लगे हुए हैं? आप क्यों इतना हमारे यहाँ ये भी है कि हमें दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेना बड़ा ज़रूरी है। मैं वही चीज़ ना कि आप अपनी लाइफ को अगर थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय नहीं फलाने पर्सन की शादी नहीं हो रही, उसकी बहन अभी तक अनमैरिड है, उसका भाई जॉब नहीं कर रहा। भाई आपको इससे क्या, आप अपने घर में देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, या आपकी सिस्टर क्या कर रही हैं, आपके ब्रदर क्या कर रहे हैं, आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी तबीयत कैसी चल रही है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम दूसरों पे तवज्जो दे रहे होते हैं ना, जो लोग अक्सर का दूसरे लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी अपनी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। ब्लड प्रेशर का मसला, हार्ट अटैक, ये चीज़ क्यों, वो अपने से ज़्यादा दूसरे को सोच रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है और कहीं पढ़ा भी है कि आप जब दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं, एक तो होता है ना कि नहीं बस दूसरे में घुसना है, एक तो औरतों की बहुत ही आदत होती है, लेकिन अब मर्दों में भी देखा जा रहा है ये
तो वो खुद कामयाब नहीं होते, जी वो कहीं नहीं पहुंचे होते, जी। वो कहीं बीच में ही अटके हुए होते हैं, वो ना इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं। और जो अपने काम से काम रखते हैं ना, जी। वो बड़े कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में। हमदर्दी करना अलग चीज़ होती है, कंट्रोल करना अलग बात होती है। हाँ। आप जब हमदर्दी कर रहे होते हैं तो साथ में उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे मुतालिक सॉल्यूशंस, हल भी मुहैया कर रहे होते हैं। अगला स्टेप उसको दे रहे होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मुझे प्यास महसूस हुई, मैंने कहा मुझे पानी की ज़रूरत है। आप मशवरा नहीं दें कि वहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। कोई पर्सन आया, ठीक है हाँ जनाब इनको पानी की गिलास मुहैया कर दें। आपने ऑन द स्पॉट सही सोल्यूशन उनको दे दिया, तो सामने वाला पर्सन ही फिर आपकी बात को मानेगा और सोचेगा कि ये मेरे हमदर्द हैं। हमारे सोसाइटी में इसके अपोजिट है। आप सजेशंस, मशवरे क्या कुछ दे देंगे, पूरी 1.5 घंटा बात कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में उसको डायरेक्शन या ऑन द स्पॉट सोल्यूशन नहीं दे रहे होंगे, बस ये कर लो इसके लिहाज से। अब क्या होगा, वो पर्सन भी परेशान, आप खुद भी परेशान। तो अच्छा असूल क्या है कि भाई अपने आप को खुद से कंट्रोल करो, अपने पर तवज्जो दो। दूसरे पर तवज्जो देने से बेहतर है कि अपने पर तवज्जो दो। यूँ कहा जाता है ना कि जनाब कि हसद ना करो। इस्लाम में क्यों कहा गया कि हसद ना करो? ये फैक्टर ही इस वजह से। हसद क्या चीज़ है? आप अपने से ज़्यादा दूसरे को सोच रहे हो, इसके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ बढ़ गई, इसकी चीज़ हो गई। आपने ये भी तो देखें उसको कितनी उसने स्ट्रगल की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, तब जाके वो यहाँ पहुँचा है। आप अगर ये प्रॉब्लम फेस करो तब आपको अंदाज़ा हो कि आपके क्या चीज़ है। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ जितनी न्यू जनरेशन है, कहा जाता है कि जनाब हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है, आपके पास जॉब्स नहीं है, आप ऑल्टरनेट कोई भी हुनर सीखें, स्किल्स डेवलप करें। आप यकीन नहीं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, रीगल सेंटर की मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक छोटा सा काम करवाने गया, वहाँ पे जितने शॉपकीपर थे सब ने मुझे फलाने शॉपकीपर का नाम दिया कि ये चीज़ ना आप उनके पास जाएंगे और वो करेंगे। अच्छा जनाब, मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने हार्डली टोटल 5 मिनट के अंदर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की और अपने मतलूबा अमाउंट मुझे बता दिया। मैंने कहा ये तो 5 मिनट में कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ ये बताएं क्या ये 5 मिनट मैंने जो किया पूरी मार्केट कर सकती थी? मैंने कहा नहीं। क्या? उन्होंने कहा पूरी मार्केट ने मेरे पास भेजा। मैंने कहा बिल्कुल भेजा। तो उन्होंने कहा फिर तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये हुनर है ना, तो मैं तो उस हुनर की कीमत ले रहा हूँ आपसे। तो आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स बना लें, बेशक आपका कोई भी काम, आप मोबाइल रिपेयरिंग में, आप लैपटॉप रिपेयरिंग के इतने एक्सपर्ट हो जाएं, बेशुमार एरर्स आते हैं कि जिसके लिहाज से दूसरा आपको वो हल ना कर सकता हो, आप करेंगे। अच्छा कासिम साहब, अब हमारे यहाँ ये भी है कि हम लोग जब फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ बीच में एक तो जो हमारी बात चल रही है कि लोग बड़ी टांगें खींचते हैं, लोग इंटरफेयर करते हैं, एक तो ये भी, और उसकी वजह से फिर हमारी जो लाइफ में और भी इश्यूज़ हैं, बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स भी हैं, एक तो हम लोग छेड़ना भी नहीं चाहते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और फिर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कैसे फोकस किया जाए? जैसे आपने कहा ना, शुरू में ही हमारी बात हुई थी कि यहाँ से वहाँ से हमें कहीं भी डी फोकस नहीं होना और हमें एक दीवार को देखते हुए चलना है, तो वो कैसे किया जाए? बहुत आसान हल इसके लिए जो मैं खुद अपनाता हूँ। क्या? सबसे पहले आप सिर्फ 2 चीज़ें करना शुरू कर दें, सब्र और शुक्र। आपके पास क्या होगा, सबसे पहले ना उठते के साथ ही आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। आप यकीन जाने, दुनियावी ताकत या दुनियावी सहारों से ज़्यादा ना अल्लाह की ताकत हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है कि जो हमें हर जगह से ना खुद ब खुद उन ज़राए से मदद मुहैया हो रही होती है जहाँ से हम सोचते नहीं। हम सुबह उठे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह, आँख खुलते के साथ ही हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें एक नई ज़िंदगी मिल रही है। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, एक खुद ब खुद डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है। जैसे ही हम सुबह उठे, अब हमारे पास क्या हुआ, अल्लाह की मदद हमारे साथ शुरू हो गई। जो चीज़ हम देखते गए, आप यकीन जाने, आप उठ रहे हैं, आप उस चीज़ का भी शुक्र अदा करें। सामने वाला पर्सन अगर हमें गिलास देता है ना पानी का, हम उसे थैंक यू करते हैं मुस्कुरा के, सामने वाले के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है। इसी तरीके से अगर हर लम्हा हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें ना, नाशुक्री की बजाय। हमारे यहाँ क्या है, मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ नहीं। हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, अतराफ़ को हटा दें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जिस चीज़ को हम देखते जाएं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं, और साथ साथ अल्लाह से मज़ीद दरख्वास्त करते जाएं कि अल्लाह ताला मेरी मज़ीद मदद फरमा। इससे क्या होगा, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर खुद ब खुद एक इनर एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो आपको उन जगहों पर मदद देगी जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि अतराफ़ के जितने भी लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, या आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए किसी भी रीज़न से,
उस पर भी आप शुक्र अदा करें कि अगर ये हुआ है, इससे बढ़ के कुछ हो जाता तो क्या होता। आपने अगर उस पर भी शुक्र अदा किया ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तुझसे ही मदद का तलबगार हूँ, इसमें मेरे पास ये मुश्किल आ गई है, अब मैं क्या करूँ। खुद जैसे ब खुद हमारे बड़े कहते हैं ना जी। कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उस पर भी शुक्र अदा जी। करो कि कहीं इससे ज़्यादा से हम लोग बच गए। जी कम में ही वो जो है जैसे सदका निकल गया, जी, है ना। कोई चीज़ आने वाली थी वो टल गई, हाँ, वो इस पर टल टल गई, गया, इसके बला बजाय टल कि गई। इससे 70 गुना कोई चीज़ होती जो आपके लिए Exactly. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सिर्फ किसी ने कहा मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, ठीक है, मोबाइल स्नैच हुआ, वो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन आपकी जान अगर बच गई आप दोबारा ही परचेज़ कर लेंगे। सही। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नुकसान पहुंच गया, कोई चीज़ डैमेज हो गई, आपकी बोन डैमेज हो गई, आपको किसी ने हिट कर दिया और उसकी रिकवरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की रिकवरी है लेकिन नेचुरल चीज़ों की रिकवरी नहीं है। जो कुदरत ने हमें चीज़ दी है, पूरा एक ह्यूमन बॉडी जो दी है ना, ये लाखों नहीं और वो चीज़ों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको हम कदर नहीं कर रहे होते। इसकी एग्जांपल हमारी यंग जनरेशन डिफरेंट चीज़ें आपके सामने हैं कि जनाब स्मोकिंग, गुटखा, मावा सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चीज़ क्या है, थोड़ा तो हमें सुकून दे रही है, लेकिन बात के लिहाज से हमें जितना नुकसान देगी या देती है, इसका खुद सबको मालूम है। सही बात है। अच्छा, हमारे यहाँ आप माशाल्लाह यूथ के साथ ज़्यादा उठना बैठना और आपकी जो है यूनिवर्सिटी भी आप जाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो उस हिसाब से यूथ में आप आजकल क्या देख रहे हैं, क्या लैकिंग है देखिए हमारे और में क्या बेटरमेंट लानी चाहिए? हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है एक चीज़ कह रही है कि लोग थोड़ा सा इल्मी साइड से किताबों से हट गए। जैसे हम लोग लाइब्रेरीशिप की बात कर रहे होते हैं, हम हटे नहीं हैं, हमारी शक्ल चेंज हो गई है। पहले हम लोग मैनुअल बुक्स यूज़ किया करते थे, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गया है। बच्चे को पढ़ने दें। अगर बच्चा मोबाइल पे भी अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है, लैपटॉप पे कुछ पढ़ रहा है, आप सिर्फ ये चीज़ चेक करेंगे क्या वो उसके कुछ काम की है। अगर काम की है तो आप उसे उसी पे पढ़ने दें, आप उसका शौक़ ख़त्म ना करें। अक्सर औक़ात क्या होता है, पेरेंट्स क्या कह रहे होते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, लैपटॉप पे बैठी रहती है, कुछ और काम नहीं कर रही होती। आप ये भी तो देखें कि वो बच्चा या बच्ची क्या काम कर रहा है। अगर वो उस पर अगर नॉवेल भी पढ़ रहा है, आप पढ़ने दें। हमारे घर में क्या होता था, बचपन से एक रिसाला आता था, नौनिहाल तालीम व तरबियत। हमारे फादर हमारे वो लेके बैठते थे, हाँ भाई तुमने क्या पढ़ा, इसको ज़रा मुझे बताओ। पहले इसके साथ ही हमारे पास अखबार में एक चीज़ आ रही होती थी, हमारे पास शिकारियात, रीडिंग हैबिट के लिहाज से मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब वो ने पहले खुद उसकी मोटी मोटी हेडिंग्स पढ़ी, पूरा पढ़ के सुना दिया, हमें शौक डेवलप हो गया डेवलप हो गया। अब अबू ने कहा कि इसको तुम पढ़ के सुनाओ। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा जो तलफ़ुज़ था वो सही हुआ, कोई अगर उन्होंने चीज़ देखी कि मुश्किल अल्फाज उन्होंने कहा लिखो, इससे हमारा इमला डिक्टेशन सही हुई। अब इस हैबिट को दोबारा कैसे लेके आएँ, हमारे पेरेंट्स जो मौजूदा पेरेंट्स हैं, चाहे माँ हो या बाप, 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के और मोबाइल पर। अगर आप मोबाइल पे लगे हुए हैं तो बच्चा भी तो सिर्फ बच्चा मोबाइल भी पे आपको लगेगा, देख के वही काम करेगा ना। वही चीज़ होगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए अखबार उठा लें, कोई भी अपने मौजू से मुतालिक किताब उठा लें, चाहे आपका कोई भी पसंदीदा, आप रेसिपी उठा लें, अगर मदर हैं किसी चीज़ खाने के गिलास से, डिश गिलास से, वो उठा लें, बच्चा उसको देखेगा कि इसके अंदर ये चीज़ पढ़ रही थी मदर, मैं इसको देखूं, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, वो उसको देखेगा, उसका शौक डेवलप होगा, फिर वो फर्दर कुछ मज़ीद टॉपिक्स को देखेगा। तो क्या चीज़ हो गई हमारे पास कि हम जो चीज़ बच्चा कर रहा है, पहले उसको खुद तो हम डेमो दें। खुद अच्छा, तो कुछ ये प्रैक्टिस जो है बच्चों के आगे बहुत यंग एज से करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े महीनों में ही मेरे ख्याल से बच्चे इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो फ़ोन की तरफ और वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पता नहीं क्या कोई नेचुरल बच्चों में आ गया है कि बच्चे उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रीवियस सिनेरियो में जाएं, अगर बाप बाइक स्टार्ट करके कहीं जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, तो बच्चा क्या होता था कि बाइक के पास जाता था और बैठ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता था, अपना शौक़ ज़ाहिर कर रहा होता था, क्योंकि उसने बाप से सीखा। माँ अगर सिलाई मशीन से कपड़े सी रही होती थी तो बेटी मशीन के पास जाती और उल्टे सीधे अंदाज में उसको चलाने की कोशिश करती, उसका शौक़ डेवलप होता था। अब क्या हुआ है, माँ बाप या तो उनके पास टाइम नहीं है अकल कि जनाब हमें फ़लाँ अपनी क्लास से जॉब करनी है, अपना काम करना है, हमें ये चीज़ें, बच्चों को वो बहुत कम टाइम दे रहे होते हैं। जितना टाइम देना होता है सिर्फ उसका वो 10% दे रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को कम वक्त दोगे तो वो भी तो उसी हिसाब से आपको कम वक्त देगा। बिल्कुल। आप जिस पे जितनी मेहनत करोगे वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा।
आप मेहनत उस पर कर नहीं रहे, आप उस पर टाइम दे नहीं रहे। बिल्कुल अच्छी बात कि आप जिस चीज़ पे मेहनत करेंगे ना उसका आउटपुट भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। और इन चीज़ों की जो हमें बेस जो है ना हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की, वो इसी चीज़ पे मबनी है कि हम लोग टाइम नहीं देते जी। हैं। और पेरेंट्स को जो है अपनी जो जनरेशन उनसे चलनी है उनको टाइम देना है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी हुआ है वरी पे वापस हो चुका मॉर्निंग एट PTV नेशनल तक। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन सेगमेंट में ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रही आहे। सभिनि खां पहिरियों त मां उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां। साइंटिस्ट उहा माशाल्लाह आहे ऐं डॉक्टर कंवल नाज़िम उन्हनि जो नालो आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जब साइंटिस्ट सामने हमारे जहन में आता है और ये अल्फाज जब भी हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ईजाद किया होगा। बिल्कुल। तो आप बताएं आपने क्या ईजाद किया? सबसे पहले तो ये पूछूंगी मैं आपसे। बिल्कुल, सब आप सही कह रही हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो होते हैं जो कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं दुनिया के सामने जो उससे पहले या तो नहीं हुई हुई, एटलीस्ट उनकी कंट्री में नहीं हुई हुई। तो हमारा भी जब स्टार्ट हुआ ये सारा काम तो हमने ये सोचा कि क्या काम किया जाए। ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये सोचा क्या ऐसा काम किया जाए जिसमें हमारी कंट्री को बेनिफिट भी मिले और प्लस ये है कि कोई नई चीज़ भी हो। तो उसमें फिर हमने जब नज़र दौड़ाई तो हमें नज़र आया कि हमारे जो साहिली जंगलात हैं जिन्हें तिमर के जंगलात कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझे जाते हैं और बैड लक के हमारे यहाँ उसको बिल्कुल इग्नोरेबल चीज़ समझी जाती है, तो उस पे कुछ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की वो पहली साइंटिस्ट हूँ जिसने मैंग्रोव की इकोलॉजी पे काम किया। यानी मैंग्रोव का पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, तिमर के जंगलात हमें बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा कैसे किया जा सकता है। तो उसमें हमने कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो उससे पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। पाकिस्तान में लोगों को भी यूँ समझ लें कि 20% लोग हैं जिन्हें तिमर के जंगलात का पता है या साहिली जंगलात का पता है। लिहाजा जब हमने उनको सेलेक्ट किया तो फिर हमने उनकी ये देखा कि लोग ये समझते हैं कि बस वो एक तरह के फॉरेस्ट हैं जो साहिल पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक हमारे सोल्जर्स की तरह से खड़े हुए हैं। वो हर आफत से लड़ते हैं, लेकिन आफत से लड़ते लड़ते उनकी अपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए। वो पूरा एक यूनिक इकोसिस्टम है। उस यूनिक इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस हद तक कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये एक नई रिसर्च थी जो पाकिस्तान में नहीं की गई थी, वो हमने की। उनकी एज क्या है, वो किस एज पे जाके ख़त्म होना शुरू होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब वो इतने बेनिफिट आपको दे रहे हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान से पहली बुक है, डायनामिक इकोलॉजी ऑफ मैंग्रोव्स। ये फर्स्ट बुक है जो इस टॉपिक पे पाकिस्तान से पब्लिश हुई है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे, जैसे आपने कहा कि क्या इन्वेंशंस हैं, तो वो सारी इन्वेंशन इस बुक में मौजूद हैं। और क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं इस पर शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से हम कंटिन्यूसली अगर 3-4 महीने भी बात करेंगे तो नहीं होगी वो, क्योंकि ये 10 इयर्स लगे हैं इस बुक को कंपाइल करने में, बनाने में, लिखने में। यस। अच्छा, तो इसको इन्वेंट करने में कितना टाइम लगा होगा? ये सारा काम देखें, हमारा PhD जो होता है पाकिस्तान में वो बहुत प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन हमारी गुड लक ये हुई कि हमारे जो प्रोफेसर थे ही वॉज फ्रॉम ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, वो वहाँ से आए थे और HEC ने उन्हें हायर किया था। और हमारी गुड लक थी कि प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद जैसे एक काबिल प्रोफेसर हमें मिले। उनकी रहनुमाई में हमने 4 साल के अरसे में अपना PhD कंप्लीट कर लिया, जो लोग 20-20 साल में नहीं कर पाते, वो हमने 4 साल में, यानी विद इन 4 ईयर हमें डिग्री अवार्ड हो गई। तो हमने 4 साल में इस काम को किया, लेकिन उसको करने के बाद, यानी वो तो ये समझ लें कि आपका एक बेस होता है। उसके बाद यानी 2012 में जब हमने PhD पास आउट किया मैंने, उसके बाद से अब तक हम मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके।
और ये बुक एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इसमें सिर्फ हमारी एक क्यों समझ लें कि एक ऐसी एफ़र्ट है कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये वाली अगर आप बुक को अगर हम इसको इस वक्त निसाब का हिस्सा बना दें तो हमारा बच्चा इस बात को समझने लगेगा कि मैंग्रोव की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे तिमर के जंगलात जो हैं वो गैर महफूज हैं, जैसे डिफेंस फेज़ 8 का पूरा एरिया ख़त्म कर दिया गया, तिमर के जंगलात को ख़त्म कर दिया गया है। आप देखिए इनको सेफ कैसे किया जाए और ये ख़त्म क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या अवेयरनेस की कमी है? हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी कमी है और प्लस हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है। अब एक शख्स की ज़मीन वो समझता है कि वो उस ज़मीन पे जहाँ पे मैंग्रोव हैं, अगर वो किसी XYZ किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर आती है तो वो ये सोचता है कि यहाँ प्लांट्स तो उनको बज़ाहिर उनको ऐसा लगता है कि प्लांट उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसको कट करके और इसको प्लॉटिंग करके उसको सेल आउट करेंगे तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो काम। तो यहाँ सबके अपने अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है ना, उस पर काम करते हुए हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो मेरे ख़्याल से हमें आज एहसास होने लगा है अब कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो फ्यूचर समझते हैं लोग के होगा, वो तो हो चुका है और अब तो आपको सिर्फ उसके नताइज भुगतने हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझते, अगर अभी भी हम नहीं जानते कि क्लाइमेट चेंज क्या है, या अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत कोई आम सी चीज़ है, जैसे आया हो रहा है वैसे ही चला भी जाएगा। 10 साल पहले से हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। यानी साइंटिस्ट का काम क्या होता है कि आपको काम करने के बाद बता दिया जाता है कि देखिए ये काम ऐसा हो रहा है, इसके नतीजे ये हो सकते हैं। अब आप लोगों को यानी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को चाहिए कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे पास वो तमाम सॉल्यूशंस होते हैं। क्योंकि अच्छा, देखिए हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल्स जैसे माशाल्लाह आप और इतना ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं और इन्वेंशंस भी की हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे लाना चाहिए आप ऐसे बिल्कुल। लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि वो बाहर की कंट्रीज़ उनको हायर कर लेते हैं जी। और आपको वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होता बिल्कुल। है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मैं आपको बताऊं, इस हमारे टैलेंट को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, नहीं कर और रहे। दूसरे कंट्रीज यूटिलाइज कर बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। वो जानते हैं, वो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिस्ट। उनको पता है आप 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ अपनी रिसर्च को दे देते हैं, ठीक, और रिसर्च भी वो जो दूसरे आप बिल्कुल डिफरेंट वे की होती है। तो बजाय इसके कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हमसे वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा देखिए, वो फ़ायदा उठा सकते हैं पूरी तरह से, बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ हो जाता है, और प्लस जो आपकी अपनी कंसर्न्स हैं वो भी फुलफ़िल होंगे और एक बेटर वे में होंगे। लोग आपको जानने लगेंगे। हम जब कोई काम करते हैं तो उसको बाकायदा पब्लिश करते हैं, नेशनली या इंटरनेशनली हमारा एक पब्लिश होता है वो पेपर। उस पेपर की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है कि उसको अगर कंट्रीज़ 192 या 200 कंट्रीज़ हैं, उनमें सब में वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। आपकी एक रिसर्च जो पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से में हुई है वो पूरी दुनिया जानेगी अगर आप अपने साइंटिस्ट को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। मगर हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं है। तो वही बात कि आपकी बात कि दूसरे लोग फिर इससे बेनिफिट लेते हैं और वो हमें बुलाते हैं। और मैं समटाइम बहुत हैरान होती हूँ कि जब हम अपनी कंट्री की कुछ चीज़ें जाके वहाँ डिस्कस करते हैं तो वो हैरानगी से हमसे पूछते हैं, वाई डिडंट यू गेट द सोल्यूशन, वाई डिडंट यू गिव देम सोल्यूशन। तो हम उन्हें क्या कहें कि हमारी गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछती, क्योंकि कोई भी काम हम एक लो स्केल पे तो कर सकते हैं, लार्ज स्केल के लिए हमें अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ मिल के काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन जब आप जैसे प्रोफेशनल्स की बात आती है जी। तो वहाँ पे काफ़ी हमारे डिग्री होल्डर्स, हमारे PhD होल्डर्स जो है या बाहर चले जाते हैं या वो इग्नोर हो रहे होते हैं। Exactly. और वो जो है इतनी स्किल्स लेके, इतने डिग्रीज लेके वो बिल्कुल घर पे फारिग होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इसको कैसे चेंज किया जाए? क्या आप लोगों को कुछ ऐसा यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आपको आगे आना पड़ेगा? और ऐसे काफ़ी बच्चे भी देख रहे होंगे, ऐसे काफ़ी लोग देख रहे होंगे जो साइंटिस्ट बनना भी चाह रहे होंगे, बिल्कुल। तो उनके लिए भी आप कुछ बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात ये कहती हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप जब खुद चाहेंगे ना कि आपको आगे बढ़ना है, और आपका अल्लाह पर ईमान होगा, आपकी मेहनत होगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और मैं इसमें अपनी एग्जांपल देती हूँ।
मैं बचपन से कभी नहीं सोचा था कि साइंटिस्ट बनूंगी, लेकिन जब एमएससी किया, मास्टर्स करने के फ़ौरन बाद जब इस बात की नॉलेज आई, क्योंकि हमारे बच्चों को नॉलेज भी तो नहीं थी ना, हमारे ज़माने में ऐसा यूज़ भी नहीं था मल्टीमीडिया और तमाम चीज़ों का। जब नॉलेज आई तो सबसे पहले हमने अपने अतराफ़ में देखा, हमने कहा कि हम क्या चीज़ अपनी खोते जा रहे हैं। हमने सोचा, एक छोटी सी कोशिश की, सोच कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सेकंड क्वेश्चन था। जब ये सोचा तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें दिखा दी कि आप क्या क्या कर सकते हो। उसमें से मैंने तिमर के जंगलात का इंतखाब किया। तिमर के जंगलात का इंतखाब करते हुए लोगों ने बहुत डीमोटिवेट भी किया कि आप बीइंग अ लेडी ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं कर सकेंगी। लेकिन वो एक मोटिवेशन थी, एक जज्बा था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। लिहाजा डिफरेंट किया। अल्लाह ताला ने क्या सबब बनाया कि हमारे सुपरवाइज़र्स जो हैं वो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से यहाँ आए, उन्होंने हमें ये सब कुछ कराया, हमने किया। तो मैं उन तमाम बच्चियों को एक बात ये कहूँगी कि सिर्फ सोचो, अपनी सोच को खुदा के साथ डिस्कस कर लो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। लिहाजा बहुत आसान होता है। फिर जो आपकी वाली बात है कि बिल्कुल ट्रबल्स होती हैं, हर चीज़ आपके लिए ट्रबलिंग होती है, लेकिन ट्रबल भी आपके शौक़ पे डिपेंड करती है। अगर मुझे एक शौक़ है ना, मुझे करना है, तो फिर मैं किसी मुश्किल को नहीं देखूँगी। जैसे आपने एज ए वुमेन, आपने जो है एज ए फीमेल साइंटिस्ट बनी आप, और उस काम में आई, और तिमर के जंगलात पे आपने काम किया, तो ये भी बड़ी एक मोटिवेशनल है। आपको ये मोटिवेशन दी गई, आपने खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी हुई होगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको अपने आप को समझना है, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ाहिर मदद के साथ। तो मेरा ये अपना कहना ये है कि आज जहाँ भी हम हैं अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से, लेकिन इसमें आपकी अपनी काविश ज़रूरी होती है, आपका अपना मोटिवेशन, आपकी अपनी इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत बहुत डिपेंड करती हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को, और वो लोग जो आपको देख के इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज मेरा यही है कि अपने आप को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जिस सांचे में भी आप ढालना चाहते हैं, आप आइए, आपके पास अल्लाह ताला मदद देंगे। आप एक अच्छी सोच लेके आएँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, कुछ ऐसा जो आपकी और आपके वालिदैन की, आपके मुल्क की नेकनामी का सबब हो। प्लस आजकल की यंग जनरेशन को मेरा एक बहुत बड़ा काम ये कि पढ़ने की आदत डालो। आपकी पढ़ने की आदत ज़रूरी हो। अगर आपके साथ एक दफ़ा लिंक हो जाता है आपका पढ़ना, कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी बुक, ये डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन्वायरमेंट को पढूँ। जब आप पढ़ते हैं ना तो राहें खुद ब खुद खुलती हैं, और जब एक दफ़ा राह खुल जाती है तो फिर आपको पहुंचने में देर नहीं लगती अपनी मंजिल तक। तो बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, और अपने मुल्क के लिए, अपने लिए कुछ करो। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, हिते असांजे प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। ॾाढो ज़बरदस्त गेस्ट, ज़बरदस्त ॻाल्हियूं, ऐं उमेद आहे तव्हांखे ॾाढी अवेयरनेस मिली हूंदी, नॉलेज मिली हूंदी, लाइफ जे हवाले सां, ब्यूटी जे हवाले सां, करियर जे हवाले सां एंड में। सो मूंखे त ॾाढो मज़ो आयो, उमेद आहे तव्हां बि ॾाढो इंजॉय कयो हूंदो। सुभाणे अव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं मूंखे पंहिंजी दुआनि में रखंदा यादि। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।